गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय फलोदी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने शीत युद्ध के अर्थ को पढ़ा था कि शीत युद्ध है क्या, तो उसको अपन रिपीट कर लेते हैं कि शीत युद्ध बेसिकली दो महाशक्तियों के बीच में लड़ाई थी, जिसमें गर्म युद्ध में न बदल के हमेशा युद्ध का माहौल बना रहता था। उसको अपन शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, जो वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 1945 से 1990 तक की ये स्थिति रही थी। तो जिन दो लोगों में या जिन दो चीज़ों में जो संघर्ष था, उनमें जैसे पूंजीवाद और साम्यवाद, संसदीय लोकतंत्र और जनवादी लोकतंत्र, नाटा और वार्सा पैक्ट वगैरह, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, जिसको सोवियत संघ जिसको अपन बोलते हैं, वर्तमान का जो रूस है, उनके बीच में ये शीत युद्ध लड़ा गया था। तो अब इस महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि ये शीत युद्ध का कारण क्या था, कि किन कारणों से ये युद्ध लड़ा गया। वहाँ तक तो ठीक है, भी शीत युद्ध का अर्थ ये ऐसी स्थिति बनी रही। तो अब अपन आते हैं भी शीत युद्ध बेसिकली कहाँ आता है। तो शीत युद्ध की अगर अपन कारणों की बात करें तो इनके कारण देखने के लिए हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाना पड़ेगा। द्वितीय विश्व युद्ध ने दो महाशक्तियाँ यूएसए और यूएसएसआर को जन्म दिया। इनके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में इनकी कंप्लीट फुल फॉर्म बता चुका हूँ, यूएसए और यूएसएसआर की। यूएसए का मतलब अमेरिका और यूएसएसआर का मतलब सोवियत संघ, जो वर्तमान का रूस है। वो दोनों अपने प्रभाव को बनाए रखने व बढ़ाने के लिए उत्सुक थी। दोनों महाशक्तियाँ उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति में दोनों एक दूसरे के लिए बाधक थी। दोनों पक्षों को एक दूसरे से शिकायत थी और ये शिकायतें ही मूल रूप में शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण बनी। अगर अपन इन शॉर्ट में अगर इनको समझना चाहें तो बेसिकली ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो दो महाशक्तियाँ पैदा हुई थी, दो महाशक्तियाँ आई थी, उन महाशक्तियों ने अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए खुद को और अधिक ताकतवर बनाए रखना चाहती थी। और अधिक ताकतवर बनाए रखने के लिए इनके रास्ते में ये खुद ही आ रही थी। अमेरिका के रास्ते में सोवियत संघ आ रहा था, सोवियत संघ के रास्ते में अमेरिका आ रहा था। तो ये जो इससे क्या है, उनके रास्तों में अड़चनें आने लगी और उन अड़चनों से ही एक दूसरे से उनको शिकायत होने लगी, और ये शिकायतें ही वास्तव में शीत युद्ध का कारण बनी। तो इनका पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि शीत युद्ध का जो कारण है वो 1917 की जो रूस की बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उस क्रांति में उनका ढूंढते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि 1917 के टाइम से ही जो पश्चिमी राष्ट्र थे वो रूस को ख़त्म करने का प्रयत्न कर रहे थे। क्योंकि साम्यवाद है वो एक विश्वव्यापी आंदोलन था और इसका जो अंतिम उद्देश्य था वो साम्यवाद का प्रसार करना था। तो पूंजीवाद को ख़त्म करना और साम्यवाद का प्रसार करना था। तो ब्रिटेन ने जैसे सोवियत संघ को अगर 1924 में और अमेरिका ने 1933 में मान्यता दी थी, तो पश्चिमी देश साम्यवादी रूस को नाजी जर्मनी की अपेक्षा अधिक आशंका की दृष्टि से देखते थे। पश्चिमी देश हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करते रहे। तो एक जो पहला कारण है वो है ऐतिहासिक कारण, कि जो बोल्शेविक क्रांति थी उसी में बीज बो दिए थे इनके शीत युद्ध के। दूसरा, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। अब द्वितीय मोर्चे की अगर अपन बात करें तो द्वितीय मोर्चे के प्रश्न को जानने के लिए हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाना पड़ेगा। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता है कि सोवियत जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें दो ग्रुप बन गए थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को भारी जनधन की हानि पहुंचाई, तो सोवियत जो नेता थे स्टालिन, उन्होंने अपने जो मित्र राष्ट्र थे उनसे यूरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध, हिटलर की फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलने का अनुरोध किया, ताकि जो दबाव है रूस पर नाजी सेनाओं का वो कम हो सके। लेकिन जो मुख्य जो लोग थे, चाहे रूजवेल्ट हो चाहे चर्चिल हो, ब्रिटेन का चर्चिल, अमेरिका की रूजवेल्ट, वो इस अनुरोध को टालते रहे महीनों तक। बाद में ये जो कुछ जो इतिहासकार है वो ये मानते हैं कि ये दूरी उनकी, ये जो देरी कर रहे थे ये लोग, ये जानबूझ के कर रहे थे, ताकि अमेरिका है वो जो जर्मनी है, वो नाजी जर्मनी हिटलर के नेतृत्व में, वो रूस को ध्वस्त कर दे। और यह बात समझने में स्टालिन को भी, क्योंकि स्टालिन का खुद का नेतृत्व बहुत मजबूत था, तो स्टालिन को भी ये बात ज़्यादा समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगी। तो जो द्वितीय मोर्चे का प्रश्न था, द्वितीय मोर्चे का मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया तो रूस ने उनसे रिक्वेस्ट की अपने मित्र राष्ट्रों से कि आप उस पर अटैक कर दो, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो ये मूल जड़ में एक ये भी कारण था। अब तीसरा जो कारण था वो था युद्धोत्तर, यानी युद्ध के बाद जो उद्देश्य थे उनमें अंतर। किन के उद्देश्य में? दो महाशक्तियाँ थी, अमेरिका और रूस, उनके महाशक्तियों में
जो उद्देश्यों में एकदम स्पष्ट भिन्नता थी। जैसे अगर भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ और यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था, क्योंकि जर्मनी ने अपना जो वर्ल्ड वॉर में भी अपना पूरा असर दिखा दिया था, तो उससे बचाने के लिए वो जो सोवियत संघ के देश है वो उनको अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था। और पश्चिमी देशों का ये मानना था, जो यूरोपियन राष्ट्र थे, कि अगर जर्मनी की हार से सोवियत संघ अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, ये उनको डर था एक तरीके से। तो यह देश सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रभाव क्षेत्र को सीमित करने के लिए लगे हुए थे, और इसके लिए आवश्यक था कि पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना हो, जिसे स्वतंत्र निर्वाचन करवाने लगे। और स्टालिन के मत में इन देशों में जो स्टालिन का ये मानना था कि इन देशों में जो साम्यवादी सरकारें हैं वही वास्तविक जनतंत्र सरकारें हैं। युद्धोत्तर उद्देश्यों में क्या मतलब बेसिकली बड़ा अंतर ये आ गया कि अमेरिका हर जगह लोकतांत्रिक देशों की स्थापना करना चाहता था, जबकि रूस ये मानता था कि ये जो साम्यवादी सरकारें यहाँ पर बनी हुई है, ये साम्यवादी सरकारें वास्तव में लोकतांत्रिक सरकारें हैं। तो वो उनको हटाने का प्रयास कर रहे थे, रूस उनको बनाने का प्रयास कर रहा था। उनके उद्देश्यों में अंतर आ गया। चौथा, याल्टा जो सोवियत संघ है वो याल्टा सम्मेलन की उन्होंने अवहेलना की। याल्टा सम्मेलन जो 1995 में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल के द्वारा, रूजवेल्ट यूएसए के थे, स्टालिन उस टाइम यूएसएसआर के और चर्चिल ब्रिटेन के, तो इस समझौता किया गया। उस समझौते में कहा गया कि पोलैंड है वो सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लोबनिन शासन और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक प्रतिनिधात्मक शासन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। याल्टा सम्मेलन के विरुद्ध कार्यवाही से पश्चिमी राष्ट्रों के हृदय में संदेह उत्पन्न किया, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, एक पोलैंड में एक सोवियत संघ ने जो एक समझौता किया था, लेकिन जैसे युद्ध का अंत, ये युद्ध के दौरान समझौता हुआ था 1945 में, कि इस तरह से उनमें वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव करवा के एक प्रतिनिधित्वात्मक रिप्रेजेंटेटिव रूल्स की जो एस्टैब्लिश कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे युद्ध निकट आने लगा तो स्टालिन ने वो अपने वचनों से मुकरना प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार से जो ये जो याल्टा सम्मेलन की अवहेलना हुई थी, उससे जो पश्चिमी राष्ट्र थे वो रूस के प्रति संदेह की दृष्टि से देखने लगे, और जिसका परिणाम था वो एक शीत युद्ध के रूप में आया। और सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण अब अक्टूबर 1944 में चर्चिल ने पूर्वी यूरोप के विभाजन को स्वीकार कर लिया था। तो और जब चर्चिल ने इसको स्वीकार किया तो इसके अंतर्गत यह निश्चित यह हुआ भी, यूरोप के जो विभाजन हुआ था उसमें निश्चित ये हुआ था कि सोवियत संघ वो बल्गारिया और रोमानिया में उसका प्रभाव किया जाएगा, और यही स्थिति है वो यूनान में ब्रिटेन का प्रभाव होगा। हंगरी और यूगोस्लाविया में दोनों का बराबर प्रभाव माना जाएगा। लेकिन जैसे युद्ध की समाप्ति हुई तो बाल्कन समझौते की उपेक्षा करते हुए जो सोवियत संघ था उन्होंने साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता दी, और वहाँ परिणाम क्या हुआ कि वहाँ सर्वहारा की तानाशाही की स्थापना करा दी, जिससे पश्चिमी देश है वो नाराज़ हो गए थे। फिर अगला है कि ईरान से सोवियत सेना का नहीं हटाया जाना, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी जो ईरान था उस पर अधिकार कर लिया। युद्ध की समाप्ति के बाद में अंग्रेज़ और अमेरिकी सेना ने तो दक्षिण ईरान से हटा ली गई, लेकिन सोवियत संघ ने अपनी सेना से हटाने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में राष्ट्रसंघ के दबाव के कारण सोवियत संघ ने अपनी सेना हटा ली थी, लेकिन इससे भी जो सोवियत संघ था वो जो पश्चिमी राष्ट्र थे वो और ज़्यादा उनसे नाराज़ हो गए। यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप 1944 के समझौते से यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन बाद में स्थिति कमज़ोर होने से अपनी सेना हटा ली। तो जैसे ही सेना हटाई और हटाते ही वहाँ पर जो शक्ति शून्यता पैदा हुई उसको भरने के लिए यूएसएसआर आ गया। तो इसलिए वो वहाँ पर जो उन्होंने जो सोवियत संघ ने यूनान में हस्तक्षेप किया उससे भी पश्चिमी राष्ट्र है वो नाराज़ हो गए। टर्की पर सोवियत संघ का दबाव, क्योंकि ना किस लिए दबाव था, नाविक अड्डा बनाने के लिए, क्योंकि युद्ध के तुरंत बाद है वो सोवियत संघ ने टर्की के कुछ भूप्रदेश और वास्फोर्स में नाविक अड्डा बनाने का अधिकार देने का दबाव डालना शुरू किया, परंतु पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे। तो जब टर्की का हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो अमेरिका ने चेतावनी दे दी कि इस तरह का टर्की में कोई भी हस्तक्षेप या टर्की पर कोई भी आक्रमण है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये उसके बाद है अणु बम का आविष्कार, क्योंकि शीत युद्ध का सूत्रपात है वो एक अन्य कारण से भी हुआ था। वो कारण यही था अणु बम का आविष्कार, क्योंकि ये कहा जाता है कि अणु बम ने हिरोशिमा का विध्वंस ही नहीं किया बल्कि मित्र राष्ट्रों की मित्रता का भी अंत कर दिया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में परमाणु बम पर अनुसंधान कार्य और उसका परीक्षण बहुत पहले से चल रहा था, और अमेरिका ने इस अनुसंधान से ब्रिटेन और यूरोपीय देशों को तो इसको उनको बताए रखा, लेकिन
सोवियत संघ को जानबूझकर इससे गुप्त रखा गया, जिसे उनको झटका लगा सोवियत संघ को, और उन्होंने ये माना कि हमारे साथ दोस्ती करके इन लोगों ने विश्वासघात किया है। तो इसलिए, और उधर अमेरिका और ब्रिटेन है वो परमाणु बम के कारण खुद को अधिक ताकतवर मानने लगे, और उनको लगा कि सोवियत संघ की सहायता की अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हम खुद निपट लेंगे। तो ये भी एक कारण है, वो शीत युद्ध का कारण बना कि बगैर बताए परमाणु बम का आविष्कार कर लेना। फिर सोवियत संघ द्वारा अमेरिकी विरोधी प्रचार, पूंजीवाद की आलोचना की और अमेरिकी नीतियों के विरुद्ध इन्होंने खुला प्रचार किया, क्योंकि थोड़े टाइम बाद में इन्होंने एक दूसरे का पूरी तरीके से विरोधी प्रचार है वो शुरू कर दिया। पश्चिम ने तो सोवियत विरोधी नीति और सोवियत ने अमेरिका विरोधी नीति, क्योंकि 18 अगस्त 1945 को अमेरिकी राज्य सचिव और ब्रिटेन विदेश मंत्री द्वारा दस्तावेज जारी करना, यानी जो पश्चिमी विरोध की नीति में स्टार्टिंग जो उसकी हुई थी वो यहीं से हुई थी कि 18 अगस्त 1900 को जो अमेरिकी राज्य सचिव थे और जो ब्रिटिश विदेश मंत्री ने सोवियत संघ के बारे में एक दस्तावेज जारी किया, और उस दस्तावेज में उन्होंने क्या कहा कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप पर उसके दूसरे स्वरूप के संस्थापन को रोकना चाहिए। फिर 5 मार्च 1946 चर्चिल का जो फेमस फुलटन भाषण है, जिसको ये कहा जाता है कि इसी भाषण से ही जो शीत युद्ध की शुरुआत है वो चर्चिल के फुलटन भाषण से मानी जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना कि शीत युद्ध का, हालांकि कुछ विचारक ये मानते हैं कि बोल्शेविक क्रांति है, लेकिन मूलतः जो 5 मार्च 1946 अमेरिका में एक फुलटन नाम की जगह है जहाँ पर चर्चिल ने भाषण दिया, उसके भाषण के जो फेमस शब्द है वो मैं आपको बताता हूँ कि बाल्टिक में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक में ट्रिस्टे तक संसार का नक्शा देखना, उससे आपको बड़ी मदद मिलेगी कि बाल्टिक में स्टेटिन से लेकर के एड्रियाटिक में ट्रिस्टे तक महाद्वीप यानी यूरोप में, यानी जो यूरोपीय महाद्वीप है, महाद्वीप में एक लौह आवरण छा गया है। बस ये जो लौह आवरण वाला शब्द था, इसी शब्द ने शीत युद्ध की स्थापना या शीत युद्ध की शुरुआत कर दी थी। उसके बाद में एक दूसरे से आलोचनाएं करनी शुरू कर दी थी। तो जो पश्चिम की सोवियत विरोधी नीतियां थी, और उसमें ट्रूमैन सिद्धांत आया था, ये डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे इसको। तो ट्रूमैन सिद्धांत का उद्देश्य था कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, वो लेकर के आए थे, उन्होंने साम्यवादी प्रचार प्रसार को रोकना, और मार्शल योजना, जो अमेरिकी विदेश सचिव थे एक मार्शल, वो लेकर के आए थे। उनका इसका जो उद्देश्य था वो था पश्चिमी यूरोप का आर्थिक पुनरुद्धार करना। तो इस तरीके की ये जो पश्चिमी विरोधी नीति और प्रचार किया, पैसे फेंके, और उधर रूस है वो उनके विरोध में लगा हुआ था। फिर बर्लिन की नाकेबंदी, जून 1948 में सोवियत संघ ने जो लंदन प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर ली। तो जिससे वो कार्रवाई है उसको सोवियत, ये जो मामला है बर्लिन की नाकेबंदी वाला, वो सोवियत इसमें जो सुरक्षा परिषद तक गया और इसको, इस कार्रवाई को घातक बताया गया। फिर सोवियत संघ द्वारा बार बार वीटो का प्रयोग करना, यूएनओ के कार्यों को बाधित करना, क्योंकि इन जो 5 महाशक्तियाँ थी जिनको वीटो पावर दी गई थी उसमें एक सोवियत संघ भी था। तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में बाधाएं डालनी शुरू कर दी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ वो विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने वाली एक विश्व संस्था न मानकर अमेरिका का अंग समझता था। उसको ये लगता था कि ये यूएनओ है, ये वास्तव में अमेरिका का है, संसार का नहीं है, क्योंकि संसार को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसने वीटो के दम पर अमेरिका के हर प्रस्ताव का विरोध करने की नीति अपना ली थी। तो जिससे ये मान्यता बन गई कि जो रूस है वो इस संगठन को समाप्त करने पर लगा हुआ है। तो जिस कारण पश्चिमी राष्ट्र उसकी आलोचना करनी शुरू कर दी। तो बार बार वीटो का प्रयोग करना भी बना। सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता को बंद किया जाना। अब एक लैंड लीज एक्ट आया था जिसमें अमेरिका है वो सोवियत संघ को आंशिक आर्थिक सहायता देता था। तो वह उससे असंतुष्ट तो था ही, क्योंकि यह सहायता अत्यंत अल्प थी, किंतु अल्प सहायता को भी ट्रूमैन ने बंद कर दिया। तो जिससे सोवियत संघ का नाराज होना स्वाभाविक था। और फिर शक्ति संघर्ष, भी मॉर्गेनथाउ को अगर माने कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वो संघर्ष की राजनीति है, तो विश्व में जो भी परम शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं उनमें प्रधानता के लिए श्रेष्ठ कौन है, इसके लिए लड़ाई होना स्वाभाविक होता है और अनिवार्य भी होता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 2 ही महाशक्तियाँ बनी थी और उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष होना उनमें जरूरी था। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यह माना हुआ सिद्धांत है कि राजनीतिक शक्ति को सैद्धांतिक अर्थों का जामा पहनाया जाता है। अतः कई वैचारिक शीत युद्ध को पुरानी शक्ति संतुलन का नया संस्करण भी मानते हैं। और हित संघर्ष, शीत युद्ध वस्तुतः राष्ट्रीय हितों का संघर्ष था। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अनेक मुद्दों पर सोवियत संघ और अमेरिका के स्वार्थ आपस में टकराते थे, बहुत सारे थे, चाहे वो जर्मनी का मामला हो, बर्लिन का हो, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकार की स्थापना करना आदि हो। तो ये कुछ मामलों कुल मिलाकर के ये 15-16 बातें हैं जो शीत युद्ध
कारण बनी, शीत युद्ध के कारण। क्यों? चूँकि आपका सिलेबस है उसमें सिर्फ 3 ही बातें पूछी गई है, कोल्ड वॉर, मीनिंग, कॉज एंड इम्पैक्ट, यानी शीत युद्ध का अर्थ, कारण और प्रभाव। तो अर्थ अपन ने पहले वीडियो में पढ़ लिया, ये दूसरा है जिसमें अपन ने शीत युद्ध के मुख्य कारणों का अध्ययन कर लिया कि किन किन कारणों से हुआ था। तो ये जो 2-4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इनके बारे में अपन और भी डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन आपको भी ध्यान रखना होगा कि ये है क्या। महत्वपूर्ण में अगर बात करें, जैसे चर्चिल का फुलटन भाषण हो सकता है 1 या 2 नंबर के सवाल में पूछ ले कि कब दिया गया, डेट पूछ ले एग्जैक्ट, तो 5 मार्च 1946। वैसे शीत युद्ध में से शॉर्ट क्वेश्चन आने के काफ़ी अच्छे। ट्रूमैन सिद्धांत क्या था, ठीक है, मार्शल योजना क्या थी, इनके बारे में भी अपन नेक्स्ट वीडियो में इनसे डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो कुल मिलाकर के जो शीत युद्ध के मुख्य कारण है उन पर अपन ने चर्चा कर ली। शीत युद्ध के प्रभाव की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अधिक से अधिक ये वीडियो अपने साथियों तक पहुंचाइए और महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो है वो उपलब्ध होते रहें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।